हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएस पॉइंट। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं नामबंदी और संगठन के बारे में, राइट। तो ये नामबंदी, हो सकता है आप में से कई लोग पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो। जब मैंने इसको पहली बार पढ़ा था तो शायद पहली बार मैं भी सुनी थी, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर नामबंद क्या होता है, देन संगठन क्या, कैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन तो आप मतलब ये संगठन वर्ड कई बार सुन चुके होंगे, ठीक है। तो इन वर्ड्स की मीनिंग हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो चैप्टर है वो इसमें हम क्या पढ़ना है या क्या समझना है इसमें हमें, तो जन संघर्ष और आंदोलन के बारे में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये भी उसी से रिलेटेड है। सो इसको समझते हैं कि यहाँ पे क्या होता है। लामबंदी जो है या संगठन है, तो इसमें बताया गया है कि हम ऊपर के दोनों उदाहरणों की तरफ लौटे और उन संगठनों की बात करें जिनके बूते ये संघर्ष सफल हुए, ठीक है। और हमने देखा कि नेपाल में अनियतकालीन हड़ताल का आह्वान 7 दलों के गठबंधन यानी कि एसपीए ने किया था। यानी हमने देखा था कि नेपाल में जो हुआ था, तो जो एक 7 दलीय संगठन था या सदस्य थे, गठबंधन था, तो वहाँ पे जिसका नाम दिया गया था एसपीए, और माओवादी भी शामिल थे उसमें, ठीक है, शामिल हो गए थे, जो चीनी विचारधारा से प्रेरित है। और उसमें क्या होता है कि इन्होंने अपना संगठन बनाया और इस गठबंधन में ऐसे 7 बड़े दल शामिल हुए जिनके कुछ ना कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन इस जन संघर्ष के पीछे सिर्फ एसपीए ही नहीं था, ठीक है। यानी कि एक संगठन तो ये बनाया जाता है, गठबंधन बनाया जाता है कुछ लोगों का, लेकिन इसमें सिर्फ एक अकेला इसका रोल नहीं था कि वहाँ पे आपने लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर दी। वहाँ पे कुछ और भी मिले हुए थे, जैसे मैंने अभी माओवादी का आपको बताया, कुछ ऐसे मेंबर भी मिले हुए थे। और इस संघर्ष में क्या हुआ था कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी या माओवादी ने भी भाग लिया, जिसे संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है, ठीक है। यानी कि इसको क्या है कि संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता, मैंने इसकी डिफिनेशन भी आपको लिखने के लिए बोला था। तो उसमें क्या होता है, एक तो मेन रूप से कि ये चीनी विचारधारा से प्रेरित है, और या कि चीन के ही है, ठीक है। वहाँ पे जैसे जो भी व्यवस्थाएं चलती है। देन उसके बाद मैंने बताया था कि मार्क्सवाद का भी ये अग्रिम रूप है, ठीक है। यानी कि मार्क्सवाद में सिर्फ ये था कि हम पूंजीपति वर्ग से विरोध करते हैं, क्योंकि पूंजीपति वर्ग ही गरीबों का शोषक है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि ठीक है, हम पूंजीपति वर्ग का तो विरोध करेंगे, लेकिन साथ साथ जो राजनीति है वो खूनी राजनीति है, बिना खून के राजनीति करना संभव ही नहीं है। माओवादी की ये विचारधारा थी। यानी कि रक्त रंजित राजनीति की ये लोग बात करते थे, इसलिए ये संसद से बिल्कुल भी खुश नहीं रहते थे, क्योंकि इनका यही मत था और ये इस विचारधारा से ग्रसित भी थे कि हम पब्लिक की हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, बट राजनीति जो है वो किसी को सत्ता पे आना है तो ऐसे साधारण रूप से नहीं मिल सकती है, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि यह नेपाली पार्टी की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही थी। और इसने क्या किया कि नेपाल के जो ये माओवादी पार्टी थी, एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण कर लिया था। और नेपाल के जन संघर्ष में राजनीतिक दलों के अलावा अनेक संगठन शामिल थे। सभी बड़े मजदूर संगठन और उनके परिसंघों ने इस आंदोलन में भी भाग लिया था। और अन्य अनेक संगठनों यानी कि मसलन मूलवासी लोगों के संगठन तथा शिक्षक, वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के समूह ने इस आंदोलन को अपना समर्थन दिया, ठीक है। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे कि पानी के निजीकरण के खिलाफ बोलीविया में जो आंदोलन चला, उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की। और इस आंदोलन का नेतृत्व फेडेकोर, यानी कि यहाँ पे क्या बात की गई है कि जो हमने बोलीविया का भी देखा था, जो साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, तो वहाँ पे हमने बात की थी कि इस समय क्या है, यहाँ पे जो जल के लिए संघर्ष हुआ था जनता का, यानी कि जो भी पानी के लिए उसको निजीकरण कर दिया गया था, उसके लिए पब्लिक के मन में जो भी आक्रोश था, तो वो अपना संघर्ष करते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब कोई राजनीतिक पार्टी शामिल नहीं थी। यहाँ पे क्या था कि एक जो भी आंदोलन के नेतृत्व करता थे वो फेडेकोर, मतलब कि फेडेकोर के नाम से था। और इसमें क्या था कि नामक संगठन ने किया था। और इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। यानी कि यहाँ पे कुछ इंजीनियर भी थे, कुछ पर्यावरणविद भी थे, जो कि इसमें, या कुछ स्थानीय वहाँ के जो पर्टिकुलर मेंबर थे रहने वाले, वो भी इसमें शामिल थे। और इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों के एक संघ, कारखानों, मजदूर यानी कि जो भी कारखाना
था वहाँ का। और मजदूरों के संगठन के परिसंघ कोच बम्बा विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शहर में बढ़ती बेघर बार बच्चों की आबादी का समर्थन मिला। इस आंदोलन को सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया था। और सन 2006 में क्या होता है कि बोलीविया ने सोशलिस्ट पार्टी को सत्ता हासिल हुई। ठीक है, यानी कि बोलीविया में अब देखिए इसमें मतलब डायरेक्ट रूप से राजनीतिक पार्टी सामने उभर के नहीं आती है। ठीक है, तो इसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं पे तो डायरेक्ट रूप से राजनीतिक पार्टी ही सामने आती है। जैसे हमने अ, जो भी नेपाल का था उसको देखा कि वहाँ पे राजनीतिक पार्टी का ही मेन प्रभुत्व था। उसके बाद अलग जो लीडर मिलते हैं तो वो अलग अलग संगठन के थे, लेकिन इसमें एक संगठन बनाया जाता है और उसमें शामिल होते हैं कुछ लोग। ठीक है, जो कि किसी भी पार्टी से बिलोंग करते होंगे और उसके बाद उनको प्रॉफिट भी मिलता है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट रूप से ही शामिल होते हैं, लेकिन आपकी कोई हेल्प करेगा तो आप जाहिर है कि उसकी सरकार लाना चाहेंगे, उसे अपने बीच रखना चाहेंगे। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि जब बाद में सरकार का गठन किया जाता है या बनती है, नेक्स्ट वो इलेक्शन होता है, वहां पे सोशलिस्ट पार्टी सत्ता पे आती है। और इन दोनों उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। यानी कि दोनों ही एग्जाम्पल से हमें क्या समझने को मिल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं। यानी कि चाहे नेपाल की हम बात करें, चाहे बोलीविया की बात करें, दोनों में ही कोई एक संगठन या एक समुदाय मिलके ये सारा काम नहीं किया है। ठीक है, तो कोई भी लोकतांत्रिक देश होगा वहां पे हम क्या कह सकते हैं कि संघर्ष जो है वो एक के नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसके पीछे बहुत से संगठनों का हाथ होता है। ठीक है, और सपोर्ट होता है, तभी कोई भी आंदोलन हो, कोई भी जन संघर्ष हो, वो रियल में सक्सेस हो पाता है। और ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लोकतंत्र में किसी फैसले पर असर डालने का एक जाना पहचाना तरीका राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी करने का होता है। और इसके लिए क्या होता है कि पार्टी बनाई जाती है, चुनाव लड़ा जाता है और सरकार बनाई जाती है, लेकिन हर नागरिक इतने प्रत्यक्ष ढंग से भागीदारी नहीं। यानी कि इसमें क्या बताया गया कि पार्टी भी बनाई जाती, चुनाव भी बनाई जाती, बट ऐसा नहीं कोई डायरेक्ट रूप से उसमें शामिल हो रहा, कोई इनडायरेक्ट रूप से नहीं करता है। और उसके बाद क्या होता है कि संभव है कि नागरिक की इच्छा ना हो अथवा प्रत्यक्ष ना राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी की उससे जरूरत ना महसूस होती हो। संभव है उसके पास इसके लिए जरूरी कौशल का अभाव हो और वह ऐसे में सिर्फ मतदान करके प्रत्यक्ष राजनीति में अपनी हिस्सेदारी करता हो। ठीक है, तो अब इसमें क्या बताएगा कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो भी है, हम दोनों का ही एग्जाम्पल की बात करते हैं, यदि बोलीविया हो चाहे नेपाल हो। ठीक है, वहाँ पे कोई एक लीडर आता है, हम में से भी हम बात करें तो कहीं पे यदि कोई काम कर रहे हैं, हमारा एक लीडर होगा। ठीक है, उसके बाद हम में से हो सकता है अलग अलग सबके पास क्वालिटीज होती हैं। तो हो सकता है किसी के पास नेतृत्व करने की क्षमता हो, किसी के पास युद्ध लड़ने की क्षमता हो, किसी के पास अदर कौशल हो। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सब बिल्कुल इलेक्शन ही लड़ सकते हैं, सब बिल्कुल लीडर ही बन सकते हैं। और जहाँ पे सब राजा है वहाँ पे फिर द्वंद्व ही बनना है। ठीक है, तो क्योंकि प्रजा तो है ही नहीं, सब अपने अपने मन के मालिक हैं, वहाँ पे कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे सबके पास अलग अलग कौशल होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। तो कोई मतदान में यानी कि उम्मीदवार के रूप में क्या करता है, चुनाव लड़ता है, तो कोई मतदान देकर क्या करता है, अपनी भागीदारी को निभा रहा है। और उसके बाद होता है कि बहरहाल ऐसे अनेक अप्रत्यक्ष तरीके हैं जिनके सहारे लोग सरकार से अपनी मांग अथवा नजरिए का इजहार करते हैं। मतलब कर सकते हैं लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरिए को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। और इससे हित समूह अथवा दबाव समूह कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। यानी कि जब लोग क्या करते हैं बिना, अब आंदोलन की डिफिनेशन आपको समझ में आ रही होगी इतना पढ़ने के बाद, कि जब क्या होता है बिना किसी नेतृत्वकर्ता के आप क्या करते हो, एकजुट होकर मतलब आंदोलन करना चाहते हो या वहाँ पे कोई भी संगठन बनाते हो, तो उसमें क्या होता है बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला। यानी कि कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे हो, कोई भी संगठन नहीं है आपका, लेकिन आप सभी इकट्ठे हो,
ठीक है। और वहां पे क्या है कि एकजुट होने का फैसला, ऐसे समूह को हम आंदोलन कहते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा आंदोलन होता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा भी या हम बात करें 1857 की जो क्रांति हुई थी, वहां पे भी कोई मेन लीडर नहीं था। ठीक है, हमने इकट्ठा हुआ, हम युद्ध लड़े। आप जब उसकी कमियों की बात करते हैं कि 1858 या 1857 की जो क्रांति थी वो सफल क्यों नहीं हो पाई, हालांकि ब्रिटिश पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला, और उसी के बाद से ब्रिटिश ताज जो भी पहले कंपनी का शासन था, बाद में ताज का शासन आता। आप पढ़ते हो पॉलिटी में, हिस्ट्री में भी हमको पढ़ने को मिलता है। पॉलिटी के तो स्टार्टिंग में ही आप लक्ष्मीकांत खोलोगे तो यही मिलता, पहले कंपनी का शासन था 1773 से लेके हम बात करें 1853 तक। ठीक है, और उसके बाद आता है 1858 से कंपनी का शासन आ जाता है, या सॉरी ताज का शासन आता है, यानी विक्टोरिया का शासन इसमें डायरेक्ट रूप से आ जाता है। तो वजह थी क्योंकि 1857 में क्रांति होती है, और क्रांति का कहीं ना कहीं बहुत ही बुरा, या कहे तो बहुत ज़्यादा उन पे इफ़ेक्ट पड़ा था, हम जीत नहीं पाए थे। इसके रीज़न बहुत सारे थे। हमारे पास ना तो आधुनिक हथियार थे, जैसे उनके पास थे, बस हम तीर कमान से लड़ रहे थे, लेकिन वो तो उनके पास तोपें थी, बंदूक थे, तो कहीं न कहीं हम उसमें भी थे, कोई हमारा नेतृत्व करता नहीं था, कोई लीडर मेन नहीं था, ठीक है? तो इसमें भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हमको घाटा हुआ, यानी कि कुशल नेतृत्व यदि होता, तो शायद हम सफल हो जाते। तो इसमें बस हम कूद पड़े थे, यहाँ पे कोई भी हमारा संगठन नहीं था, कोई भी नेतृत्वकर्ता नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है? जहाँ से जिसको जब मौका मिला, वो वहाँ पे शामिल हुए, और अपना जिस भी तरीके से देशभक्ति दिखा सकते थे, उन्होंने बखूबी दिखाया भी। तो इसी तरह इसमें भी है कि जब वो क्या करते हैं, मतलब कोई भी बिना संगठन बनाए ही एकजुट होते हैं हम सब, और क्या करते हैं, निकल पड़ते हैं, ठीक है? उसे हम आंदोलन कहते हैं। तो इसको आप थोड़ा-सा समझ के रखिएगा, माइंड में रखिएगा अपना। और उसके बाद हम बात करते हैं दबाव समूह और आंदोलन। तो अब आता है दबाव समूह और आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पे हम बात करें यदि, तो क्या होता है कि बतौर संगठन दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, यानी कि बतौर संगठन एक संगठन के, या बतौर संगठन का मतलब है कि जो भी संगठन के सदस्य होंगे या संगठन बना होगा जिनका, तो दबाव समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। देन उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम आगे देखते हैं, ये न्यूज़ की कुछ कटिंग्स हैं, यानी कि उस टाइम जब जो भी घटनाएं हो रही थी, ठीक है? तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही देखा गया था, और न्यूज़ तो पहले भी चल रहे थे, तो ऐसा नहीं था कि अभी ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद क्या होता है कि लेकिन राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण करने अथवा उसमें हिस्सेदारी करने का नहीं होता। दबाव समूह का निर्माण तब होता है जब सामान, पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत के लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट होते हैं। यहाँ पे दबाव समूह भी आता है कि कई समूह बनाते हैं या संगठन होते हैं जो कि गवर्नमेंट पर दबाव करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने बना लिया और दबाव करना शुरू कर दिया, ठीक है? उनकी भी, जब आप उन्हें कुछ भी नहीं दोगे तो वो तो ऑब्वियस है करेंगे भी अपने अधिकार के लिए, हक के लिए। कहीं भी उनको जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो नहीं मिल रही, तो ऑब्वियस है कि वो ये करेंगे, ठीक है? और यदि हम बात करते हैं तो ऊपर की चर्चा में हमारा सामना कुछ ऐसी बातों से हुआ जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते, यानी कि ये सारी चीज़ें जो भी दबाव समूह हैं, या कि जिनका संगठन नहीं बना, ऐसे ही लोग इकट्ठे होके अपने हक की मांग कर रहे हैं, उन्हें हम क्या नहीं कह सकते हैं, संगठन नहीं कह सकते हैं। और हो सके तो अभी जो मैं पहले बताई हूँ आंदोलन की डिफिनेशन, उसको थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा, ठीक है? अपने अनुसार से अपनी लैंग्वेज में कि आंदोलन किसे कहोगे आप, तो चाहे तो लिख लेना कि मतलब बिना संगठन का समूह, बस इतना ही लिख सके, इक्वल करके आप आंदोलन भी लिख सकते हो, या जी बहुत बड़ी लंबी कथा नहीं लिखनी आपको, बस आपको समझना है कि आंदोलन क्या है, ठीक है? देन उसके बाद संगठन की हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जिन्हें हम संगठन नहीं कह सकते, नेपाल में हुए जन संघर्ष को लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन कहा गया था, यानी कि जो जन संघर्ष हुआ था उसे हम दूसरा आंदोलन कहते हैं। और हम अक्सर कई तरह की सामूहिक कार्यवाहियों के लिए जन आंदोलन जैसा शब्द व्यवहार होता सुनते हैं, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन,
सूचना के अधिकार का आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन, यानी कि ज्यादातर हम ये नहीं सुनते। संगठन बनाना कोई मामूली बात नहीं है, कुछ ही गिने चुने संगठन है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हम ज्यादातर क्या सुनते हैं, जल बचाओ या नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है। उसके बाद जो भी भारत नदी जोड़ो परियोजनाएं जो भी हैं, तो यहाँ पे कुछ ये तो खैर परियोजनाएं हो गई, प्रोजेक्ट है। देन यहाँ पे आंदोलन की बात करते हैं, सूचना अधिकार के लिए आंदोलन किया गया था, शराब विरोधी आंदोलन किया गया था, ठीक है। और उसके बाद है महिला आंदोलन, यानी कि महिला अपने हक के लिए आंदोलन करती है, कोई इसका प्रॉपर एक संगठन नहीं था। उसके बाद है पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण के लिए भी आंदोलन किए जाते हैं। तो यहाँ पे आंदोलन हो रहे हैं, अभी संगठन हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दबाव समूहों के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। आंदोलनों में फैसले औपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। आंदोलन जनता की स्वतः स्फूर्ति भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि दबाव समूह पर, ठीक है। तो आंदोलन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जनता की स्वतः स्फूर्त भागीदारी पर निर्भर होते हैं, ना कि किसी दबाव समूह पर। तो यहाँ पे जनता के द्वारा, जैसे मैंने बताया कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, वहां पे किसी पे दबाव नहीं डाला गया था कि आप शामिल ही हो, क्योंकि सब परेशान थे। और जैसे ही सबको संदेश मिलता है, जिसको जिस भी तरीके से मिलता है, वो अपनी भागीदारी जैसे भी कर सकते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो जरूरी नहीं कि सबने युद्ध ही लड़ा था, जो जिस तरीके से कर सकता है उसने उस तरीके से अपनी भागीदारी निभाई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करें, इसमें क्या होता है कि आंदोलन जो भी है वो स्वतः स्फूर्त होता है, यानी हम अपनी मर्जी से जाते हैं, ठीक है। इसमें किसी का भी दबाव नहीं होता हम पे कि हम जाएं। और उसके बाद क्या होता है कि वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। तो इसके बारे में यदि हम बात करते हैं, तो हित समूह अमूमन समाज के किसी खास हिस्से अथवा समूह के हितों को बढ़ावा देना चाहते हैं। मजदूर संगठन, व्यावसायिक संघ और पेशेवरों, वकील, डॉक्टर, शिक्षक, यानी कि जो भी व्यावसायिक संघ या पेशेवर हैं, इनमें क्या है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ आंदोलन करता है, ठीक है। महिला आंदोलन करता है, जो भी अपने हक के लिए, ये सारे आंदोलन, इनका पिक्चर दिया गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या होता है कि निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। और ये दबाव समूह वर्ग विशेष ही होते हैं, क्योंकि ये समाज के किसी खास तबके, मसलन मजदूर, कर्मचारी, व्यवसायी, उद्योगपति, धर्म विशेष के अनुयायी अथवा किसी खास जाति आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे जो दबाव समूह होता है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर अपना धर्म मानते हैं, या किसी एक धर्म के अनुयायी होते हैं, या किसी एक विशेष समूह से आते हैं। तो उस तरीके से ये लोग अपना, जो भी उद्योगपति हो गए या मजदूर हो गए, ये जो अपने हक के लिए लड़ते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं, बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। जैसे सपोज मजदूर अपना जो भी संघर्ष करेंगे, वो किसी भी अपने कारखाने पे कर रहे हैं, तो वहां से पूरे ऑल ओवर इंडिया के पब्लिक को फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। सिर्फ वो अपने कंपनी पे कर रहे हैं, उन्हें अपने का फायदा मिलने वाला है, किसी और को नहीं। तो महिलाएं कर रही हैं यहाँ पे, यदि सॉरी, महिलाओं को तो नहीं ले सकते। और उसके बाद हम बात करें, कर्मचारी कर रहे हैं, वहां पे उनको ही प्रॉफिट मिलेगा। व्यवसायी कोई कर रहे हैं, सिर्फ पूरे व्यवसायियों को मिलेगा। यहाँ पे यदि हम बात करें, तो ठीक है कि उस मतलब जो भी जितने व्यवसायी होंगे, वहां पे सिर्फ व्यवसायियों को इसमें प्रॉफिट मिलेगा। यदि किसान कर रहे हैं तो पूरे किसान को मिलेगा, उसके अलावा और नहीं, ठीक है। जो भी अपने धर्म विशेष के लिए कोई बात कर रहा है, तो उनको सिर्फ अपने ही धर्म विशेष के लिए वो सारी चीजें मिलेगी। तो यहाँ पे इसे हम दबाव समूह कह सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते। ये संगठन सर्व सामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं, जिनकी रक्षा जरूरी होती है। और संभव है कि ऐसा संगठन जिस उद्देश्य को पाना चाहता हो, उससे इसके सदस्य को कोई लाभ ना हो। बोलीविया का फेडेकोर
का नाम मतलब जो भी फेडेको था बोलीविया का, वो संगठन बनाया गया था। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ उससे नहीं पूरी जनता को उससे लाभ था, और एक दिन के लिए नहीं था, आज भी संगठन वहाँ पे चल रहे हैं। जो भी संगठन बनाए जाते हैं तो इतने कम टाइम के लिए नहीं होते कि आज बनाओ कल खत्म हो जाएगा। ठीक है, और नाम का संगठन ऐसे ही संगठन का उदाहरण है। नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकारों के संगठनों ने भी भागीदारी की थी। हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 की किताब में पढ़ चुके हैं। हम यूएन के बारे में कई सारे संगठन हम पढ़ चुके थे। ठीक है, जैसे यूएन हो गया, इंटरनेशनल और नेशनल, डब्ल्यूटीओ संगठन ही है एक, आईएमएफ एक संगठन ही है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। ये क्यों बनाए गए? सबका अपना अपना है, और ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, कई सारे देश इसके मेंबर हैं। सर बहुत मतलब हम बात करें तो एक विशेष एरिया को ये लोग प्रॉफिट पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ पे जितने भी कुछ एरिया जो भी इनमें शामिल है उन्हें ये जरूर प्रॉफिट पहुंचाएंगे, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, तो 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, हालांकि उनकी डिटेल हम अभी नहीं देखे हैं, लेकिन आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जितना हम पढ़ चुके हैं बस उतना ही पढ़िए, उसके आगे डिटेल भी आने वाली है। तो अभी हमारी बेसिक समझ डेवलप हो रही। ठीक है, तो इसलिए और आई होप कि आपकी बहुत ज़्यादा बेसिक समझ जो है वो अब डेवलप हो गई होगी, क्योंकि अब आप किसी को भी बता सकते हो कि लोकतंत्र क्या है, उसके बाद हमारे अधिकार क्या है, हम आंदोलन किसे कहते हैं। आप समझ सकते हो कि यदि किसान आज कर रहे हैं, किसान वहां पे बैठे हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं या उनका संगठन है कोई या कुछ है। ठीक है, और आज कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं तो आपकी पहचान भी हो जाएगी कि हाँ अभी समझ बढ़ी है कि नहीं। जो किसान कर रहे हैं, ठीक है, वहां पे बैठे हुए हैं दिल्ली पे, जहां भी है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये संगठन है कोई या आंदोलन है। ठीक है, कि यहाँ पे कोई संगठन या दबाव समूह है। तो आप बताओगे कि ये क्या है, क्योंकि अभी आप समझ चुके हो क्या है। और कई बार आप उसके सामने उसके किसान के आगे जो भी वर्ड लगता है मैं अब यूज ही नहीं करने वाली, आपको ही बताना है कि वो एक आंदोलन है या दबाव है, समूह है या संगठन है। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों की जब आपको डिफिनेशन बेहतर तरीके से क्लियर होगी ना कि संगठन क्या होता है, आंदोलन क्या होता है, या कि और भी, क्योंकि इस संगठन एक बार बन गया ना वो लाइफ टाइम के लिए होगा। डब्ल्यूटीओ को आप अभी नहीं हटा सकते हो। डब्ल्यूटीओ जो बन गया संगठन अब वो नहीं जाएगा। उसके बाद आंदोलन है, आंदोलन आज है कल नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी मांगे पूरी हुई भैया, अब हमको क्या करना है ठंड पे बैठ के। तो इसलिए थोड़ा सा आप दिमाग लगा के बताइएगा कि अभी किसान लोग जो कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि नेपाल के मामले में हमने देखा कि वहाँ मानवाधिकार के संगठनों ने भी भागीदारी की थी, और हमने ऐसे संगठनों के बारे में कक्षा 9 में बेहतर तरीके से भी पढ़ चुके हैं। और इसके इन दूसरे किस्म के संगठनों को जन सामान्य के हित समूह अथवा लोक कल्याणकारी समूह कहते हैं। ऐसे संगठन किसी खास हित के बजाय सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इनका लक्ष्य अपने सदस्यों की नहीं बल्कि किन्हीं और के मदद करना होता है। यानी कि जो इनका मेन लक्ष्य होता है, टारगेट होता है संगठनों का, तो अपना नहीं होता। ठीक है, बल्कि क्या होता है, किसी और की मदद करना होता है। और मिसाल के लिए हम बंधुआ मजदूरों के खिलाफ लड़ने वाले समूहों के नाम ले सकते हैं। और ऐसे समूह अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि बंधुआ मजदूरी ही के यानी कि बोझ तले पिस रहे लोगों के लिए लड़ते हैं। और कुछ मामलों में संभव है कि जन सामान्य के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूह ऐसे उद्देश्य को साधने के लिए आगे आए, जिससे बाकियों के साथ साथ उन्हें भी फायदा हो, मतलब होता हो। उदाहरण के लिए हम बात करें बॉम्ब सेफ या बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज इम्प्लॉयज। ठीक है, यानी कि इसमें हम बात कर सकते हैं फेडरेशन। और उसके बाद हमारा आता है कि नाम का जो भी यहाँ पे ये एक या हम बात करें बॉम्ब सेक। ठीक है, या बॉम्ब सेक कह सकते हैं, ये उसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है, का नाम लिया जा सकता है। यह मुख्यालय सरकारी कर्मचारियों का संगठन है जो जातिगत भेदभाव के खिलाफ। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बंधुआ मजदूर समझा दूँ। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या होता है, ये जो वर्ड आया है कि बंधुआ मजदूर के लिए भी संगठन बनाया जाता है या कुछ भी, तो यहाँ पे किसी एक के लिए नहीं। होता क्या था ना, पहले जो भी काफ़ी व्यवस्थाएं हमारे कृषि क्षेत्र में भी थी या जमींदार भी थे, जो क्या करते थे कि मतलब सपोज आपको कभी दिए होंगे कर्जा,
आपको अपने घर पे रखते हैं, वो सारा दिन काम कराते हैं, कोई टाइम नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस आप सारा दिन काम करो, खाना दे देंगे 2 वक्त का, खा लो, फिर काम करते रहो। हम बोलते हैं ना, बधुआ मजदूरों जैसे काम करा रहे हो आप। यानी कि क्या करते हैं, वहां पे हमें कोई भी पेमेंट नहीं मिल रही, कोई भी टाइम नहीं है कि हम 8 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे, 12 घंटे। जब उनका मन पड़ेगा तब काम लेंगे वो आपसे, जब मन करेगा तब आपको छोड़ेंगे, जब मन करेगा। मतलब आपकी लाइफ उनके हिसाब से चलने वाली है। इसमें सीधे तौर से ये है, आपको कुछ भी नहीं देंगे, बस आपको अपने कर्ज तले फिर भी दबा के रखेंगे। इतना सब कुछ कर रहे हो। और एक सवा सेर गेहूं की कहानी शायद आप लोगों में से किसी ने पढ़ी हो। तो जब ये फिफ्थ सिक्स में थी शायद, तो वहां पे आप देखेंगे कि किस तरीके से उसका सवा सेर गेहूं वो मर जाता है, लेकिन फिर भी नहीं खत्म होता। सवा सेर गेहूं जो था वो नहीं खत्म होता, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही कंडीशन होती है कि एक बार दे दिया, उसके बाद आपको बधुआ मजदूर बना के रख लेंगे, और जिंदगी भर आप उनकी गुलामी करो, उनके जो भी वो चाहे वो करो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही होता है बधुआ मजदूर। और उसके बाद यहाँ पे जो संगठन है, इसकी बात हमने की। और यहाँ पे क्या होता है, ये संगठन एक कर्मचारियों के लिए है, जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जातिगत भेदभाव के खिलाफ है। और यहाँ पे जातिगत भेदभाव मेन रूप से, कि जो भी क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में भी कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव होता है, अभियान चलाता है। और यह संगठन जातिगत भेदभाव के शिकार अपने सदस्यों की जो भी समस्याओं को देखता है, लेकिन इनका मुख्य सरोकार सामाजिक न्याय और पूरे समाज के लिए सामाजिक समानता को हासिल करना है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है कि ये सोशल जस्टिस की बात करते हैं, या सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं, या सामाजिक न्याय या सामाजिक समानता की, ठीक है। कि चाहे कोई प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो, ठीक है। लेकिन वहाँ पे हमें क्या होना चाहिए, बराबर के हकदारी है, और हमें बराबर का हक भी मिलना चाहिए। इसमें मेन रूप से ये बात की गई है कि जहाँ पे भी हम काम कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं है कि काम कर रहे हैं तो महिलाओं को अलग से आप अलग दृष्टि से देखो। दूसरी बात कि आप जो भी मतलब कि आप बहुत हाई वर्ग के हो, तो आप दूसरों को, अपने से नीचे वाले वर्गों को अलग दृष्टि से देखो। तो उस इसके लिए संगठन ये बनाया गया। इस संगठन का नाम आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, और इसका फुल फॉर्म भी आप लिख लीजिए, और उसके सामने लिख लीजिएगा कि ये किसके लिए है। तो बॉम्सेक है। बॉम्सेक यानी कि बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, ठीक है। तो बी से आप कर सकते हो बैकवर्ड, ए से एंड, एम से माइनॉरिटी, सी से कम्युनिटीज, एंड ई से हमारा आ जाएगा एम्प्लॉयज, एंड एफ से आ जाएगा फेडरेशन। इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि सरकारी कर्मचारियों के लिए है। और ये सिर्फ एक दिन का नहीं, आज भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये एक दिन का है। और इसका कहीं ना कहीं मुख्यालय भी आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा इसमें पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे है कि जमीन के अधिकार को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे विरोध प्रदर्शन जमीन के अधिकारों को लेकर हो रहा है। सपोज मान लो कि अभी फिलहाल में किसान जो है, कृषि बिल जो 3 आए हैं उसका आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिमी जावा इंडोनेशिया के किसान सन 2004 में एक दिन, पश्चिमी जावा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया से मुझे याद आता है 2004 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इसमें बताना है, थोड़ा अपना लॉजिक लगाना है। आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी, और जहाँ से यदि आप केवल आईएएस पॉइंट को भी फॉलो कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये जरूर मिला होगा। चाहे जियोग्राफी की बात करें, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, कहीं ना कहीं आपको जियोग्राफी में तो और अच्छे तरीके से आप पढ़े होंगे। 2004 में अंडमान निकोबार या इंडोनेशिया की बात करें, उधर ही है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे इधर दक्षिण साइड है। ये अंडमान निकोबार, यहीं पे इंडोनेशिया है। ये इंडोनेशिया कंट्री है। यहाँ पे क्या होता है, सुनामी आती है। सुनामी की वजह से हमारा एक दक्षिणतम बिंदु है, ठीक है, जो भारत का, यहाँ पे मैं भारत की बात कर रही हूँ, पूरे भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु नहीं, मैं भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात कर रही हूँ। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऐसा, उसका नाम क्या था जो कि इसमें डूब गया था पूरी तरीके से। हम उसे किस नाम से जानते हैं, जो कि अंडमान निकोबार में ही है, हमारे ही क्षेत्र में था। तो 2004 में सुनामी आई थी, और उसके बाद ये मतलब वो पूरा पानी में जलमग्न हो गया था। तो दक्षिणतम बिंदु है, सबसे दक्षिणतम बिंदु। आपको पता है कि मुख्य भूमि की बात करें तो कन्याकुमारी आता है, ठीक है।
लेकिन ऑल ओवर मतलब पूरा भारत की बात करें, भारत हमारा 200 समुद्री मील तक हमें समुद्र में भी अधिकार प्राप्त है, तो उसे भी हम मिला लेते हैं, तो हमारा भारत तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। क्योंकि बहुत सारे द्वीप है, तो हम उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे भारत का हिस्सा है। ठीक है, तो आप थोड़ा उस पे बताइएगा कि दक्षिणतम, चलो ठीक है कुछ मत बताना, अब ये बताना कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है। अभी मैंने थोड़ा सा हिंट भी दे दिया है, तो थोड़ा-सा उसको आप क्लियर करिएगा, ठीक है? उसके बाद अब हम बात करते हैं कि 2004 में एक दिन पश्चिमी जावा यानी इंडोनेशिया के लगभग 15,000 भूमिहीन किसान इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। किसान अपने परिवार के साथ आए थे और भूमि सुधार की मांग कर रहे थे। और उसमें क्या हुआ था कि किसानों का कहना था कि हमें अपने फॉर्म वापस लौटा दिए जाएं। वे विश्व व्यापार संगठन और विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ, ठीक है, ये जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन की आपको बात की थी, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, जिसे हम हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। और उसके विध्वंसक नियम कानूनों का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का नारा था, जमीन नहीं तो वोट नहीं। यानी कि प्रदर्शनकारी अपना नारा भी बना के रखे हुए थे, जमीन नहीं तो वोट नहीं। और उनका ऐलान था कि अगर किसी उम्मीदवार ने भूमि सुधार का पक्ष नहीं लिया तो वे इंडोनेशिया में हो रहे राष्ट्रपति पद के पहले प्रत्यक्ष चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। यानी कि उन्हें क्या था कि हमारी भूमि सुधार की जाए, अदरवाइज जमीन नहीं हमारे पास, तुम्हारे पास वोट नहीं, क्योंकि वोट तो हम देंगे। और ये एक बहुत बड़ी हमारे पास से अच्छा या प्लस पॉइंट होता है कि हम बस सरकार को यही धमकियां दे सकते हैं कि वोट दो, मतलब वोट चाहिए तो हमारे अधिकारों को आप मानो, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें आंदोलनकारी समूह, तो आंदोलनकारी समूह के बारे में अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसमें क्या कैसे है, जो भी अपना संगठन वगैरह बनाते हैं। लेकिन जो 2 होमवर्क दिए गए हैं आपको, थोड़ा उसको बताइएगा कि जो अभी किसान हाल फिलहाल में किसानों के द्वारा जो भी किया जा रहा है वो क्या किया जा रहा है। और उसके बाद दक्षिणतम बिंदु कौन है हमारे भारत का, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।